I am Kate Herron and I am the director of Loki. लोकी सीरीज के डायरेक्टर कीट हेरन और राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन ने टाइमलाइंस के बारे में बड़ी जानकारी दी है, जिसको हम डिकोड करने जा रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे मल्टीवर्सल ट्री की और कई सारे मल्टीवर्सल ट्री की जो हमें देखने को मिले हैं, जैसे कॉन्सल ऑफ कैंग्स में जो हमने पीछे टाइमलाइंस देखा वो भी एक मल्टीवर्सल ट्री है। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में भी हमें ये दिखाया गया। व्हाट इफ सीरीज, एक्समैन 97 और लोकी सीजन 2 में हमने ये देखा ही है। ह्यूमंस के आइसोलेटेड टाइमलाइन को एक आइलैंड जैसा रेफरेंस दिया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही सिस्टर टाइमलाइन की भी बात की है। योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीरीज सिस्टर टाइमलाइन के अंदर आती है, जो 616 से थोड़ी सिमिलर सी लगती है। और इन सब में सबसे खतरनाक और हैरान करने वाली बात यह है कि सेक्रेट टाइमलाइन मात्र केवल एक ही है, जिसे ह्यूमंस टीवीए के जरिए छुपा रहा था या उसे सिक्योर कर रहा था। बाकी भी टाइमलाइंस हैं जो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे हैं, लेकिन एक मेन जो डॉक्टर डूम की टाइमलाइन है वो हमेशा से ह्यूमंस बनने नहीं दे रहा था। ये सीन को फिर से देखो, जब लोकी कहता है कि वो जानता है कि उसे क्या करना है, तब ह्यूमंस जवाब देता है कि इस कांड की वजह से सेक्रेट टाइमलाइन भी नहीं रहेगी। यहाँ ह्यूमंस सेक्रेट टाइमलाइंस भी बोल सकता था, लेकिन सिर्फ यहाँ ह्यूमंस ने एक ही सेक्रेट टाइमलाइन को मेंशन किया। यही वो टाइमलाइन है जो अवेंजर्स डूम्सडे, कैप्टन अमेरिका, टीवीए, ह्यूमंस कैंग के वेरिएंट के साथ जुड़ी हुई है। और ह्यूमंस भी इस टाइमलाइन के वजूद से डरता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी भी इक्वेशन से इस टाइमलाइन के अगर आउटकम सामने आए तो डॉक्टर डूम सामने आ जाएगा, जो मल्टीवर्स को तो फिक्स कर ही देगा, साथ ही कैंग के सभी वेरिएंट्स को मिटा देगा, यहाँ तक कि ह्यूमंस की लेगेसी तक को भी। खैर, शुरू से बात करते हैं कि हमारे पास लोकी सीरीज के डायरेक्टर, राइटर और क्रिएटर से ऑफिशियली क्या क्या सुनने को मिला है। और ये कोई बनाई कहानी नहीं है, जो उन्होंने बोला है वो मैं यहाँ साफ साफ बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। शुरुआत से बात करें तो ह्यूमंस ने पहले ही बताया है कि उसने सेक्रेट टाइमलाइन को कैसे क्रिएट किया, मल्टीवर्सल वॉर को रोका और कुछ टाइमलाइंस लेके अपने आप को आइसोलेट कर लिया। फिर आया टीवीए, कर्मठ कर्मचारी और बाकी सारी चीजें हमें पता है। खैर, यहाँ पर दो चीजें हैं जो बुरी तरह से कंफ्यूज करती हैं। पहला आइसोलेटेड हो जाना, दूसरा फ्लो ऑफ टाइम को मैनेज करना। बस यहीं पर ये दो पॉइंट है जिससे ये पूरी मल्टीवर्सल कहानी चल रही है और इसी के नतीजे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स है। खैर, आइसोलेटेड टाइमलाइन की बात करें तो लोकी की डायरेक्टर केट हेरन ने हमें बताया है, जब लोकी सीजन 1 की शूटिंग चल रही थी तब इन्होंने इंटरव्यू दिया था और इन्होंने ऐसा कहा कि ह्यूमंस ने टाइमलाइंस को लेके अलग कर लिया है, जैसे कोई आइलैंड लेके अलग हो जाता है या छिप जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीवर्सल वॉर चल रहा था उससे ह्यूमंस अलग हो गया या फिर छुप गया। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है और समझने वाली भी कि ह्यूमंस टाइमलाइंस को लेकर आइसोलेट हुआ है, ना कि फिजिकल यूनिवर्स को लेकर। मतलब जब मल्टीवर्सल वॉर हो रही थी तब ह्यूमंस टाइमलाइंस को लेकर अलग हो गया, ना कि फिजिकल अर्थ को लेकर। अब इसको और भी डिटेल से समझा जाए तो ह्यूमंस ने जिन टाइमलाइंस को चुना है वहां इसने ये डिसाइड कर लिया है कि ए टाइम से बी टाइम के बीच में जितने भी इवेंट होंगे वो ह्यूमन डिसाइड करेगा कि क्या होना है और कब होना है। इनमें कुछ अर्थ हैं और इन्हीं में कुछ अलग अलग टाइमलाइंस हैं। अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और पुराने जितने भी मूवीज हमने देखी हैं वो सब इसी के अंदर आ जाती हैं और बस ह्यूमंस ने इसी को ही रीराइट किया है जिसे टीवीए देखता है। बाकी भी टाइमलाइंस मौजूद हैं, बाकी भी यूनिवर्स मौजूद हैं, लेकिन ह्यूमंस उनको छूता नहीं है। वो इन बचे हुए हिस्सों को छूता इसलिए नहीं है क्योंकि ये इतने बड़े खतरे नहीं है मल्टीवर्स के लिए। दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि आपके पास टीवीए की पावर है, आपने कुछ ऐसे बंदों को चुना जिनकी जिंदगी आपको झंड फकीर बनानी है, तो आप इनकी पूरी लाइफ जो एक टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करती है उसको मैनिपुलेट करना शुरू करोगे। ऐसे ही आप जितने भी लोगों को करना चाहते हो उतने ही आपको टाइमलाइन मिलेगी, बस इसके फ्लो को मैनेज करना होगा और ऐसे आपको कुछ टाइमलाइंस मिल जाएगी जिनसे आप इन बंदों को बुरी तरह से नचा सकते हो। बस ये काम अगर आप छुप के कर रहे हो तो आपने इन टाइमलाइंस को बाकी टाइमलाइन से आइसोलेट कर लिया। एमसीयू के केस में यहाँ पर अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और टोनी स्टार्क है जिनकी जिंदगी को बदला गया है। ऑफिशियल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स विकिपीडिया में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आइसोलेटेड टाइमलाइन को साफ एक आइलैंड जैसा बताया गया है। वहीं इस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए कि लोकी सीजन 1 और सीजन 2 मल्टीवर्स के एंड की कहानी है। तो सवाल ये आ जाता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल शुरुआत से बात करें तो बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स क्रिएट हुआ और इसी यूनिवर्स के फ्यूचर में कैंग सामने आया, जिसके वेरिएंट्स ने टाइम ट्रेवल किया, ब्रांच टाइमलाइन बनी और एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुई। लेकिन यहाँ एक गुड कैंग भी था, ह्यूमंस, जिसने इसको फिक्स किया
कुछ टाइमलाइंस लेके अपने आप को आइसोलेट कर लिया और इसका एक पल तक ये कहना था कि इसने मल्टीवर्सल वॉर को एंड किया है, टीवी को क्रिएट किया है। लेकिन सीजन 2 के लास्ट में हमें पता चला कि इसने बस मल्टीवर्सल वॉर को पॉज किया हुआ था। अब यहाँ ये चीज भी समझने वाली है कि ह्यूमन्स ने जिन आइसोलेटेड टाइमलाइंस को अपने सेक्रेट टाइमलाइन के लिए चुना, उसमें एक्स-मैन की टाइमलाइन थी जिसमें TVA का एक पूरा फ्लोर उसे लीड करता था। पैराडॉक्स जो कॉमिक्स में मोवियस का एक वर्जन है वो इसको देखता था। वैसे एवेंजर्स की टाइमलाइन के लिए मोवियस और B-15 थे। ऐसे ही नाइटमेयर भी एक डिपार्टमेंट था, उसके लिए भी एक टीम है। और ऐसे ही फैंटास्टिक फोर, एंड्रू, टोबी, स्पाइडरमैन और इन सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। इन सब में सबसे जरूरी है अवेंजर 616, फैंटास्टिक फोर 828 और एक्समैन 1005। इनकी टाइमलाइंस को मैनेज करना। और ह्यूमन्स ने TVA के जरिए अपनी पूरी कोशिश कराई कि इनके इवेंट्स कुछ ऐसे ना हो कि ये मल्टीवर्स को टच करें या इनके टाइमलाइंस के इवेंट्स एक दूसरे की टाइमलाइंस के इवेंट में उलझ ना जाएं। लेकिन ये कोशिश ज्यादा देर नहीं चली और हमें एक ऐसा भी यूनिवर्स देखने को मिला जहां एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, इनह्यूमन्स और अवेंजर्स ये तीनों साथ में थे। ये यूनिवर्स था 838 और यहाँ पर एक चीज और भी समझने वाली है जो मुझे भी कंफ्यूज कर रही है। यहाँ हमें जितने भी यूनिवर्स देखने को मिले हैं और जो उनकी अर्थ है जिनके नाम है, जैसे अर्थ 616, अर्थ 828, अर्थ 838, अर्थ 1005 और मोनिका रैम्बो जिस यूनिवर्स में है वो भी एक अर्थ, शायद वो अल्टीमेट अर्थ होगी। तो यहाँ कौन कैसे ये डिसाइड कर रहा है कि किस अर्थ का नाम क्या होगा? मतलब किसी एक अर्थ ने अपना नाम 616 रख लिया और अगर मान लेते हैं किसी दूसरे अर्थ ने भी अपना नाम 616 रख लिया तो इनको ये कौन बताएगा कि नहीं तुम ये नहीं रख सकते क्योंकि ये नाम पहले से है। मतलब कहने का ये है कि जो भी यहाँ नंबर देगा उसको इस सिस्टम से अलग होना होगा, मतलब बाहर आना होगा और एक एक करके देखना होगा और फिर नंबर देना होगा। ये TVA कर सकता है लेकिन वो मल्टीवर्स को टाइमलाइंस की नजर से देखता है। उसकी नजर में दो ही चीजें हैं, एक सेक्रेट टाइमलाइन और दूसरी ब्रांच टाइमलाइन। दूसरा एक मुद्दा ये भी आता है कि 616 में कई सारी इन्फिनाइट ब्रांच रियलिटी है। मल्टीवर्सल ट्री को देख के समझ में आता है कि हाँ यहाँ कई कांड हुए हैं। 100, 500, 1000, 10,000, 1 लाख साल पहले जो भी 616 की ब्रांच टाइमलाइन में अर्थ क्रिएट हुई होगी वो प्रेजेंट टाइम से बिल्कुल अलग होगी। मतलब जितनी भी रियलिटीज यहाँ क्रिएट होंगी उन सब की कहानी अलग होगी। तो क्या इन अलग अलग कहानियों के साथ इन अर्थ को अलग अलग नाम दिया जा सकता है? और ऐसे ही जो एक फिजिकल अर्थ है उनकी जो अलग अलग टाइमलाइंस हैं जहाँ कई सारी ब्रांच टाइमलाइन है और इन ब्रांच टाइमलाइन में अलग अलग कहानी चल रही है। और ये पॉसिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता, इसलिए एक अर्थ के पास्ट में जाकर हम टाइमलाइंस को बदल सकते हैं। और अगर हम उसको बदल सकते हैं और हमारे पास इतनी पावर है कि फ्लो ऑफ टाइम को मैनेज भी कर सकते हैं, तो क्या हम इसी अर्थ पर अलग अलग टाइम जोन में जाकर कहीं एक्स-मैन, कहीं फैंटास्टिक फोर, कहीं इनह्यूमन्स और कहीं अवेंजर्स को प्लांट कर सकते हैं? देखो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्योंकि मेरा सोचना यहाँ थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि यहाँ पर TVA ने जितनी ये टाइमलाइंस दिखाई है वो सिर्फ एक ही यूनिवर्स में होने वाले इवेंट्स की टाइमलाइन है और वो यूनिवर्स है 616। पहली मल्टीवर्सल वॉर में कई सारी अर्थ नष्ट हुई और हीरोमेस ने सिर्फ 616 को लेकर टाइमलाइंस के साथ अपने आप को आइसोलेट कर लिया क्योंकि कॉमिक्स में 616 एक सेंट्रल यूनिवर्स है पूरे मल्टीवर्स का और इसका बचना जरूरी है। फिर इसके बाद हीरोमेस ने इस यूनिवर्स को लेकर इसको रीराइट करना चालू कर दिया। मे भी जब एक समय ह्यूमन्स का कंट्रोल नहीं था इस ओरिजिनल 616 पर, तब यहाँ एक्स-मैन, अवेंजर्स, इनह्यूमन, फैंटास्टिक फोर ये सारे सुपर हीरोज एक साथ रहा करते थे। लेकिन जब ये चीज ह्यूमन्स के कंट्रोल में आ गई तब यहाँ पर ह्यूमन्स ने इनकी टाइमलाइंस को बदलना चाहा। अब यहाँ एक मोटी चीज अंडरलाइन कर लो कि पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता, इसीलिए ह्यूमन्स ने एक ही अर्थ पर कई सारी टाइमलाइंस को बनाया। यहाँ ह्यूमन्स ने एक अर्थ पर वो टाइमलाइन बनाई होगी जहाँ अवेंजर्स के सारे इवेंट हुए 616, इसी अर्थ पर एक्स-मैन के इवेंट हुए और इसी अर्थ पर बाकी सारे जितने भी सुपर हीरोज हैं जितना हम MCU में देख रहे हैं उन सब के इवेंट हुए हैं। तो हीरोमेस ने ये पास्ट में जाकर अलग अलग जो टाइमलाइंस को क्रिएट किया है कि हमें अलग अलग सुपर हीरोज दिखाई दे, इन सभी को इसने सेक्रेट टाइमलाइन का नाम दिया है। सेम चीज इसने लोकी और सिल्वी को भी ऑफर दिया था कि वो सेक्रेट टाइमलाइन में इन दोनों की एक टाइमलाइंस दे सकता है जहाँ ये दोनों साथ में रहे। कुल मिलाकर हीरोमेस ने एक अर्थ पर कई सारे सुपर हीरोज और उनके टीम को क्रिएट किया है अलग अलग टाइमलाइन में और इन सबको सेक्रेट टाइमलाइन का नाम दे दिया गया है क्योंकि इनसे कोई ब्रांच रियलिटी पैदा ना हो और अवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर ये जो तीनों ग्रुप हैं ये आपस में ना मिले। पता नहीं इस चीज को मैं समझा पाया नहीं, लेकिन इस चीज से मुझे कई सारे आंसर मिल गए। नंबर 1, जो कैप्टन अमेरिका को बताया जा रहा है कि वो 828 के पास्ट में है, तो ऐसे 616 की एक रियलिटी जो 828 को क्रिएट कर रही है तो उनका पास्ट एक ही होगा जहां कैप्टन अमेरिका गए हैं।
प्रेजेंट टाइम एंड गेम में हमने ओल्ड मैन कैप्टन अमेरिका को देखा और 828 में रीजन है वो डॉक्टर डूम के यूनिवर्स को खत्म करने के लिए। दूसरी चीज, जब सेक्रेट टाइमलाइन के बनने से भी पहले कैंग को एक्साइल कर दिया गया था तो वो क्यों 616 के क्वांटम रेल में गिरा। तीसरी चीज, टीवीए के मॉनिटर में जब भी ब्रांच टाइमलाइन या सेक्रेट टाइमलाइन को दिखाया जाता है तब वहाँ पर 616 लिखा ही रहता है। तीसरा, हमें ये पता है जहाँ टीवीए अपना वर्क फंक्शन कर रहा है वो बिग बैंग के अंदर आता है, एक ऐसी जगह जहाँ सिंगुलैरिटी फिजिक्स के लॉ में टूटती है और हर तरह का समय यहाँ मौजूद रहता है। और ये समय कोई ऐसा मामूली नहीं है बल्कि ये ऑल टाइम है जो हर एक पॉसिबिलिटी को बताता है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। मतलब यूनिवर्स के हर एक क्रिएशन में जितना भी उसका समय 0 से एंड तक का होता है वो यहाँ पर मौजूद है और ये प्री डिसाइडेड है। वांडा का CMBR कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या स्पाइडरमैन का मिस्टीरियो से ये कहना कि हम इनिशियल सिंगुलैरिटी की परिभाषा को बदल के रख देंगे, ये प्री हिस्टोरिकल इवेंट जैसी चीजें MCU ने पहले ही मेंशन कर दी हैं। खैर, मेरा ये मानना कि 616 को ही रूमेंस ने अलग अलग टाइमलाइन से बदल दिया है। मतलब एक सेक्रेट टाइमलाइन अवेंजर्स की है, फिर एक्समैन की है, फिर फैंटास्टिक 4 की है और ऐसे ही कई सारे सुपर हीरोज ग्रुप की अलग अलग टाइमलाइंस हैं। पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदला जा सकता है तो ये काम करना ह्यूमंस के लिए बहुत इजी था। अब मल्टीवर्सल ट्री की बदौलत ये जितनी भी टाइमलाइंस हैं अब इनमें एक फ्री विल मिली है जिसकी वजह से 838 की ऐसी रियलिटी हमें दिखाई देती है जहां ये सारे सभी सुपर हीरोज एक साथ नजर आते हैं। अब यहाँ इस चीज का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पे क्या असर पड़ता है तो मेरे सामने सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो यहाँ फंसता है। जी हाँ, सैडी सिंह का कैरेक्टर। मे बी मार्वल चाहे तो हमें ये ऐसे भी दिखा सकता है कि ना ही ये जीन ग्रे है ना ही ग्वेन स्टेसी, बल्कि ये इन दोनों का मिक्सअप है। जैसे व्हाट इफ सीरीज नहीं होती वैसा ही कुछ, जहाँ दो कैरेक्टर मिलकर एक नए कैरेक्टर को बनाते हैं। शायद हमें मार्वल ऐसा दे सकता है। हल्क की कहानी भी लेजर्ड और हल्क से मिल रही है और स्पाइडरमैन की कहानी भी टोबी और एंड्रू से मिल रही है। साथ ही मिस मार्वल यंग एवेंजर्स का भी हिस्सा है और म्यूटेंट भी, तो कहने को कुछ भी हो सकता है। फिलहाल लोकी सीजन 1 के खत्म होते ही माइकल वॉल्ड्रॉन ने टाइमलाइंस के बारे में एक और अजीब चीज बताई। इन्होंने लोकी सीजन 2 से पहले ये कह दिया था कि टाइमलाइंस जरूरी नहीं है कि वो हमें एक सीधी दिखाई दे, बल्कि एक ये रस्सी की तरह गुथी हुई हो सकती है। और जब माइकल वॉल्ड्रॉन जो इसके राइटर हैं, जब इन्होंने ये कहा तब सीजन 2 आया भी नहीं था। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि सेक्रेट टाइमलाइन और सेक्रेट टाइमलाइंस ये कई सारी भी हो सकती हैं। और लोकी सीजन 1 में हमने जितना भी सेक्रेट टाइमलाइन और सेक्रेट टाइमलाइंस को सुना, ये चीज अभी तक कंफ्यूज करती है। आप ये नहीं कह सकते कि ह्यूमंस एक सेक्रेट टाइमलाइन को बचाना चाहता था या सेक्रेट टाइमलाइंस को। मेरे हिसाब से यहाँ ह्यूमंस जिस स्पेशल सेक्रेट टाइमलाइन की बात कर रहा था लोकी से कि उसके इस कांड से सेक्रेट टाइमलाइन का वजूद मिट जाएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ केवल सेक्रेट टाइमलाइन RDJ डॉक्टर डूम की होगी, जिसे ऐसे रीराइट किया होगा कि वो मल्टीवर्स को टच ना करे। और इसके लिए ह्यूमंस ने RDJ डॉक्टर डूम की कहानी को बचपन से ही रीराइट करना शुरू कर दिया। ना ही उसके माँ बाप को मारा और उसको वो सब कुछ देता रहा जिसकी वो कामना करता था। ह्यूमंस ने डॉक्टर डूम की इस टाइमलाइन में इस बच्चे को वो मोटिवेशन दिया ही नहीं जिससे वो डॉक्टर डूम बनता। और प्रेजेंट टाइम में जब ये मल्टीवर्सल ट्री बना तो हर किसी को एक फ्री विल मिली। जिस सेक्रेट टाइमलाइन को ह्यूमंस ने कंट्रोल कर रहा था कि डॉक्टर डूम सामने ना आए, वहाँ अब RDJ डॉक्टर डूम सामने आ रहा है। अब पहले ही मैं यहाँ पर ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ उन टाइमलाइंस की बात कर रहा हूँ जो ह्यूमंस ने आइसोलेट किया है। बाकी भी टाइमलाइंस और यूनिवर्स हैं जिसको हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देख चुके हैं, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज एकदम ट्रैवल करते हुए जाते हैं, वो भी एक तरह का मल्टीवर्स है। और इसी चीज को केट हेरन ने ये भी कहा है कि जो ये आइसोलेटेड टाइमलाइंस है जो आइलैंड की तरह है, वो तब तक सुरक्षित था जब तक ह्यूमंस जिंदा था। जैसे ह्यूमंस की डेथ हुई तब इन टाइमलाइंस ने बाकी टाइमलाइंस के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया, जिसको ब्रिज नाम दिया गया। और इस ब्रिज का सीधा रेफरेंस है इनकर्जन से। साथ ही नीचे ये भी बोला गया है कि ये जो फिजिकल ब्रांच टाइमलाइन है ये उससे बड़ी है और ये अलग ट्री से जुड़ रही है। मतलब लोकी सीजन 1 में हमें मल्टीवर्सल ट्री का एग्जांपल दे दिया था और यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्री नहीं है बल्कि मल्टीपल ट्री की बात हो रही है। और कमाल की बात यह है कि हमने ये चीज व्हाट इफ सीरीज में डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स के साथ भी देखी। यहाँ पर भी एक ऐसा यूनिवर्स था जो मल्टीवर्सल ट्री से कंबाइन हो रहा था और ये सीन प्रूव भी करता है कि ये मल्टीवर्सल ट्री अलग है और लोकी सीरीज में जो MCU सिनेमैटिक यूनिवर्स का ट्री है वो अलग है। वरना अगर ये दोनों ट्री एक ही है तो एक्साइल टीम,
कैंग को मारना और ये डॉक्टर स्ट्रेंज का यूनिवर्स वो इस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी मौजूद होना चाहिए। इसीलिए कई सारे मल्टीवर्स की कल्पना की जा रही है और इसमें 616 का एक मल्टीवर्सल ट्री है। वैसे ही एनिमेशन और इन सब अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग मल्टीवर्सल ट्री हैं। खैर ये चीज एक बहस का मुद्दा तब तक रहेगी जब तक हमारे सामने अवेंजर्स डूम्सडे नहीं आ जाती। खैर यहाँ पर ये जो ब्रिज की बात की थी डायरेक्टर केट ने, तो टीवीए की नजर में ये नेक्सस इवेंट है जो एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन को टच करती है और इसकी वजह से आगे इनकर्जन होता है और एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल करने से पहले लास्ट में एक पूरा राफ्ट खुलना और मोनिका रैम्बो का दूसरे यूनिवर्स में फंसना, वांडा के लिए अपने बच्चों को खोजना, ये सभी एक ब्रिज तैयार करते हैं जिससे वो दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं और यहीं से इनकर्जन शुरू होता है और एक महान सीक्रेट वॉर्स देखने को मिलती है। ये कॉमिक्स में फिजिकल अर्थ के साथ हुई थी, लेकिन एमसीयू में यहाँ मुझे शक हो रहा है क्योंकि मिस मिनट ने जो मल्टीवर्सल वॉर के बारे में समझाया उसने कहा था कि यहाँ टाइमलाइंस की सुप्रीमेसी की फाइट होगी। मिस मिनट के इस एनिमेशन को अगर आप देखोगे और समझोगे तो एक सेक्रेट टाइमलाइन है और इसमें से कई सारी ब्रांच टाइमलाइन निकली है और इन्हीं में ये मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाती है। और यहाँ मेरा वही सवाल आता है कि अगर ये सेक्रेट टाइमलाइन सिर्फ एक ही यूनिवर्स के अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग सुपर हीरोज को क्रिएट करते हुए अलग अलग टाइमलाइंस को क्रिएट किया है, तो मिस मिनट की ये बात सही भी साबित होती है कि आगे मल्टीवर्सल वॉर में टाइमलाइंस की सुप्रीमेसी की फाइट होगी, क्योंकि यहाँ ये कोई नहीं कह सकता कि ये यूनिवर्स किसका है। जिस टाइमलाइंस में जिस सुपर हीरोज को रखा है वो ये मानेगा कि अर्थ तो उसी की है और अर्थ को बचाना सिर्फ उसका ही काम है। मुझे लगता है कि मैं एक सिंपल चीज को इतने हाई लेवल पे ले जा रहा हूँ जिसकी आप शायद मुझसे उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। मैंने जितनी भी अपनी ये थ्योरी दी तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि यही चीज अवेंजर्स डूम्सडे में होगी। मेरे को एक पॉसिबिलिटी नजर आई कि डूम्सडे शायद ऐसे भी प्ले हो सकती है। सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड सब्सक्राइब करो यार, बहुत गंदे हाल है।